तो आइए अब एक नजर ये भी डाल लें कि अखबारों के फ्रंट पेज पे कौन कौन सी वो खबरें हैं जिनको तरजीह दी गई है। बाकायदा इनको हेडलाइन बनाया गया है। दैनिक भास्कर की अगर हम बात करें तो एलओसी के कई पोस्ट पर एक साथ पाक की ओर से हमला, इस खबर को यहां पर तरजीह दी गई है। रखा गया फ्रंट पेज पे। सेना के 5 जवान घायल हुए, देर रात तक गोलीबारी जारी रही। दूसरी अखबार की अगर हम बात करें तो जासूसी से जुड़ी इस खबर को यहां पर तरजीह दिया गया है। पाक जिस तरीके से जासूसी का नापाक जाल बुनता चला जा रहा है, एक के बाद एक लगातार हिंदुस्तान उस जाल को हालांकि उसका पर्दाफाश कर रहा है, लेकिन इसके बाद बासत को तलब कर जताया था विरोध और उसके बाद पैसे के लालच में बनाए गए थे एजेंट, और ये एजेंट भी पैसे के लालच में बन गए थे। भारत में कोई जासूस नहीं रह सकता, भारत ने ये बातें सामने रखी हैं। साथ ही साथ भारत के आरोप झूठे और आधारहीन, पाक ने इस तरीके की बात सामने रखी है, कहा है। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं है, पाक हर बार भारत जो भी आरोप लगाता है सबूत के साथ अगर भारत बात करता है तो भी वह ऐतराज जताता है, और एक बार फिर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया है। पाक जासूस को देश निकाला, उच्चायोग में यहां पर तैनात महमूद अख्तर को दिल्ली पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था, और उसके बाद हिंदुस्तान ने जिस तरीके का एक्शन लिया, पाकिस्तान भी बौखला गया है। दूसरी अखबार की बात करें तो दिल्ली में जासूसी सीमा पर भारी गोलाबारी, दोनों खबर को यहां पर मिलाकर के पेश किया गया है। बाज नहीं आ रहा पाक, और जासूसी करते पकड़ा गया पाक उच्चायोग अधिकारी, दिल्ली पुलिस ने दबोचा है। और पाक ने 100 चौकियों पर बरसाए मोर्टार, 2 जवान शहीद, 5 पाकिस्तानी रेंजर्स को भी भारतीय जवानों ने, बीएसएफ ने ढेर कर दिया। कुल मिलाकर के ये 2 खबर थी जिसे तमाम अखबारों ने फ्रंट पेज पे तरजीह दी हुई है, जगह दिया हुआ है। और पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से लगातार बाज नहीं आ रहा है। अखनूर, राजौरी, पुंछ सेक्टर में फायरिंग में भारी यहां पर फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान आए दिन। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सैनिक लगातार बौखलाहट में सीमा पार से गोलीबारी कर रहे हैं और आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। जवाबी फायरिंग में बीएसएफ ने 9 पाकिस्तानी रेंजर्स को ढेर कर दिया है, और वहीं 10 चौकियों को भी तबाह किया गया है। पाकिस्तान की ओर से की जा रही फायरिंग में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए, वहीं कई स्थानीय लोग घायल भी हुए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। एलओसी के काफी करीब से पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार दागे हैं। बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की सीमा में भारी नुकसान हुआ है। कठुआ में बीएसएफ ने सीमा पर जवाबी कार्रवाई की है सीमा पर, और इधर बीएसएफ की फायरिंग में पाकिस्तान की सीमा के अंदर नारोवाल के गढ़ में कई गांवों में आग लग गई है और अफरा तफरी की स्थिति है। माहौल ऐसा बना हुआ है, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के कई टावर तबाह हो गए हैं। हिंदुस्तान की सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, और स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। पाकिस्तान को लेकर के यहां पर बात कर रही हूं मैं, किस तरीके से आए दिन जो एलओसी है वहां पर आतंक फैला रखा है पाकिस्तान ने, सीमा पार से फायरिंग की जा रही है, मासूम को टारगेट किया जा रहा है, जो लोग वहां पर रहते हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है पाकिस्तान की सेना ने। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और आज से नहीं बल्कि एक काफी लंबे समय से पाकिस्तान की नापाक हरकतें बॉर्डर पे हो रही हैं जी, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जबकि हमारी सरकार की तरफ से तमाम वो पहल की जा रही है, की गई हैं कि सीमा पार पे ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, ये युद्ध का जो माहौल साफ बन रहा है, इन तमाम चीजों को बंद किया जाए। और भारत हमेशा दोस्ती के हक में रहा है और दोस्ती का हाथ बार बार भारत बढ़ा भी रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अगर ऐसी नापाक हरकत कर रहा है तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और निर्दोष को मारा जाना, बूढ़े कोई बच्चे को मारा जाना, ये तो इसको क्या कह सकते हैं, ये तो बिल्कुल अमानवीय बात है, अमानवीय घटना है ये। और इसकी जितनी भारत की तरफ से जब जवाब देना भारत ने शुरू किया है, तब आपको लगता है ज्यादा बौखलाहट देखी जा रही है, महसूस कर रहे हैं हम उन चीजों को? नहीं, देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत तो पहले भी करता था, सीमा पर फायरिंग, गोलीबारी, आए दिन खबरें हम पढ़ते थे, खबरें आती रहती थी, लेकिन अब भारत ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। खासकर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। नहीं, बात आपकी ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत पहले जवाब नहीं देता था, भारत पहले भी जवाब देता था, लेकिन पहले और अब में फर्क ये है
कि पहले की खबरें आ नहीं पाती थी प्रमुखता से, अब इन चीजों को प्रमुखता से हाईलाइट किया जा रहा है मीडिया में, टेलीविजन में, न्यूज पेपर में, सारे ये हाइप हो रहा है पूरा ये मामला जो है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे पाकिस्तानी आके मार जाते थे और इंडियन सैनिक बैठे रहते थे, ऐसा नहीं है। पहले भी जवाब होता दिया जाता था, लेकिन बिल्कुल भारत दिया का रुख अब बिल्कुल क्लियर है। अब पहले भारत ने भी कोशिश की, हालांकि आपने जिक्र किया कि अब इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है, तो मोदी के आने के बाद का जाहिर सी बात है आप बात कर रहे हैं। स्वाभाविक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन्होंने पहला हाथ तो दोस्ती का ही बढ़ाया था, लेकिन जवाब में क्या मिला? पठानकोट, उरी, गुरदासपुर। नहीं, लेकिन बात आपकी सही है, मोदी जी ने हाथ बढ़ाया, और किसी भी सरकार को अगर आपके देश पे सीमा पे हमला होता है तो किसी भी सरकार को ये हक है कि वो उसका जवाब दे। जवाब दो तरीके के हो सकते हैं, एक शांतिपूर्ण जवाब हो सकता है और एक दूसरा हो सकता है कि जो कार्रवाई वो कर रहे हैं उस तरीके से आप काम करें। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये जरूर हुआ है कि मोदी जी ने थोड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया है। उसकी जरूरत थी, हाँ, उसकी बिल्कुल जरूरत थी, क्योंकि पूरे देश का सेंटिमेंट, इमोशंस इसके साथ इन्वॉल्व था। आप देखते हैं भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो जो टेंशन उस मैच में होती है, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट देखने वाले को किसी भी मैच में उतनी टेंशन होती होगी। तो स्वाभाविक है, रोमांचक होता है, हाँ, रोमांचक होता है और एक्साइटिंग होता है। तो जब एक गेम में ये हालत है तो आप ये तो बिल्कुल दो सीमाओं की बात है, और पाकिस्तान भारत जितना करारा जवाब देगा उतना राजनीतिक फायदा सत्ता में बैठे सरकार को भी होगा, और पब्लिक का सेंटिमेंट, इमोशंस जो इन्वॉल्व है उसको भी फुलफिलमेंट उसका भी फुलफिलमेंट होगा, क्योंकि सरकार देश हित में काम कर रही है, देशवासियों के साथ खड़े हैं और बदले में कार्रवाई किया जा रहा है, और बाकायदा इसको देशवासियों के सामने सरकार लेकर आ रही है। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। इधर भारत द्वारा पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफ को जासूसी के आरोपों में 48 घंटे में देश छोड़ने के आदेश के बाद बदले की कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने भी एक भारतीय अधिकारी को अपने यहां से जाने के लिए कहा। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले को तलब किया और भारतीय अधिकारी सुरजीत सिंह को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा है। इस संबंध में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने सुरजीत सिंह को अवांछित व्यक्ति करार दिया। भारतीय उच्चायुक्त से कहा गया है कि वो सुरजीत सिंह और उनके परिवार के 29 अक्टूबर तक पाकिस्तान से जाने का जरूरी इंतजाम करें। गुरुवार को भारत ने महमूद अख्तर नाम के पाक उच्चायुक्त के अधिकारी को जासूसी के चलते 48 घंटे में भारत छोड़ने को कहा था। गौर करने वाली बात यह है कि अख्तर के पास के सीमा पर बीएसएफ की तैनाती समेत भारत से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे। संदीप जी, अब इस खबर को आप किस तरीके से लेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने कहा है कि सीमा पार से, जैसे मैंने सवाल किया कि अब इस चीज को ज्यादा हाईलाइट भी किया जा रहा है, आपने भी कहा कि सरकारें पहले की भी थी, जवाब पहले भी दिया जाता था, लेकिन अब हाईलाइट ज्यादा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अब क्या रवैया, क्या रुख अख्तियार कर रखा है, ये भी सुना आपने। अब क्या स्टैंड है आपका? नहीं, देखिए, आप जासूसी की बात कर रही हैं, जी, पाकिस्तानी जासूस, और उसके बाद जो हिंदुस्तान में एक्शन लिया गया है, बौखलाहट के बाद पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके का संदेश दिया गया हिंदुस्तान को? नहीं, हिंदुस्तान ने जो स्टैंड लिया है बिल्कुल सही लिया है। अगर कोई देश में रह के और एक सुनियोजित तरीके से देश की जासूसी कर रहा है तो उसको कोई हक नहीं है भारत में रहने का। इवन कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर ये बात सही है और प्रमाणित होती है, अभी तो ये आरोप प्रत्यारोप वाली बात है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना है कि साहब नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन भारत कह रहा है कि नहीं, हमने उसको गिरफ्तार किया, उनके पास से तमाम चीजें मिली हैं। आपको लगता है भारत चाहे कितने भी सबूत पेश करे, पाकिस्तान के लिए पर्याप्त होगा कभी? क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान, हम आतंकवाद का ही मुद्दा ले ले, कौन नहीं जानता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इसको उठाया जा चुका है। पाकिस्तान तब भी कहता है कि हम तो खुद ग्रसित हैं, हम तो खुद पीड़ित हैं, हम कहां से आतंकवाद को पनपा रहे हैं, हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सवाल नियत का है। उसकी नियत ठीक नहीं है। अगर किसी की नियत ठीक नहीं है तो आप उसके सामने जो भी परोस दें, जो भी रख दें, वो उसको मानने को राजी नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो आप कुछ भी दे दें, कोई भी सबूत पेश कर दें, तो वो कोई ना कोई, देखिए तर्क का क्या है, तर्क तो लॉजिक तो किसी भी चीज पे हो सकता है। तो वो जो है तर्क, एक होता है तर्क, एक कुतर्क। तो ये कुतर्क तर्क का जो खेल है, ये उसमें पाकिस्तान जो है कभी नहीं मानेगा कि उसके लोग जासूसी कर रहे थे, या सीमा पार पे उनके उसके सैनिकों ने आक्रमण किया, या और भी जो दूसरी चीजें। लेकिन यह है कि अगर भारत, जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी भारत चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने के लिए दबाव बना रहा है, अगर भारत दबाव बनाने में सफल रहा
तो आज नहीं तो कल अगर सारे देश मिलके कहेंगे, मान लीजिए, तो पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान तो मान रहा है कि भाई हाफिज सईद उनके यहाँ है, दाऊद इब्राहिम उसके यहाँ, वो तो घोषित है, उसमें क्या है। चलिए, तो कितने भी सबूत दे दो, हाँ, वो पर्याप्त नहीं पर्याप्त होंगे। नहीं जिसकी नीयत में खोट है उसके लिए कुछ भी जी। मतलब सही चीजों का सामना करा पाना, जी। आईना दिखाना, हाँ जी। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, जी। उसका रवैया वही रहेगा। जी। चलिए ठीक है, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। इधर दिवाली पर देश के कई हिस्सों में चीन निर्मित सामान के बहिष्कार की अपील को लेकर चीन बौखला गया है। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन ने भारत को चेतावनी दी है। चीन ने सीधे कहा है कि इस तरीके के कदमों से दोनों देश के रिश्ते तो बिगड़ेंगे ही, साथ ही चीन की कंपनियों का भारत में निवेश का भी भारी नुकसान होगा। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की ओर से बाकायदा बयान जारी कर भारत को चिताया गया है। चीन ने जोर देकर कहा है कि इस तरीके के बहिष्कार के कदम से उसके निर्यात के कारोबार पर तो कुछ खास ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि बिना किसी दूसरे उचित इंतजाम के बॉयकॉट करने से सबसे ज्यादा नुकसान तो भारतीय व्यापारी और ग्राहकों को होगा। चीनी दूतावास ने भारत को बताया कि दुनिया भर में चीन अपने सामान का व्यापार करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत कल चीनी निर्यात का सिर्फ 2% सामान ही वहां से आयात करता है, इसलिए चीन के सामान के बहिष्कार करने से उसके निर्यात के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन ने, संदीप जी, भारत को चिताया है और जोर देकर कहा है कि इस तरीके के बहिष्कार के कदम से उसके निर्यात पर, कारोबार पर तो कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि बिना किसी दूसरे इंतजाम के भारतीय कारोबारी और इन सबों पे असर पड़ेगा। साथ ही साथ एक और बात जो उसने कही है कि रिश्तों पे भी कड़वाहट देखने को मिलेगी, रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। क्या ये चीज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठक हुई थी उसमें जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को बैन करने की बात कही थी और उसने जो वीटो का इस्तेमाल किया, एक बार नहीं 2-2 बार बचाया से कुख्यात आतंकवादी को, उस वक्त भारत के जो साथ रिश्ते हैं उसका ख्याल नहीं आया चीन को? नहीं, देखिए, वो नहीं, यहाँ पर मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि उसने जिक्र किया है कि हमारे रिश्तों में भी इस चीज की कड़वाहट देखने को मिल सकती है, इस तरीके से आप बॉयकॉट ना करें। एक तो चलिए कारोबारी हैं हमारे, उनको भी नुकसान होगा, ये बात तो सत्य है कि यहाँ चीनी बाजार लोग काफी चाइनीज आइटम पसंद करते हैं, खरीदते हैं क्योंकि सस्ती भी होती है वो, तो ये चीज तो ठीक है। लेकिन जहां तक भारत के साथ रिश्ते की बात आप कर रहे हैं तो क्या ये शोभा देता है? इस वक्त पे आप रिश्ते याद दिला रहे हैं और उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बात को उठाया था तो उस वक्त आपको रिश्ते याद नहीं थे भारत चीन के संबंध? मुझे लगता है कि चीन का है कि ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। थोड़ी बहुत जो चीज हम बायकॉट कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी आपने कहा कि 2% निर्यात हो रहा है, बिल्कुल, हम लड़ी नहीं लगाएंगे या हम चीनी दिए नहीं जलाएंगे, पटाखे नहीं छोड़ेंगे, उससे क्या फर्क पड़ना है? आज आपके जितने भी बड़े उद्योग हैं उसमें सब जगह चीनी सामान लगा हुआ है। आपका इतना बड़ा स्टूडियो, इसमें अगर आप अभी देख लें तो आपके कैमरे उमरे जितने मोबाइल सब में चीनी सामान है। तो आप बायकॉट करके, ठीक है, ये देशभक्ति राष्ट्रभक्ति अपनी जगह सही है, लेकिन मैं इस पक्ष में कतई नहीं हूं कि आप लड़ी को जो है बायकॉट कर दें और आपका जो पावर प्लांट है उसमें सारे तमाम जो कल पुर्जे हैं वो चीनी लगे हुए हैं जी। जितने भी आपके जितना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है पूरे बाजार में, उस सारा चाइना से बन के आ रहा है। आप किसी भी फोन को खोल के देखिए, उसमें असेंबल्ड इन चाइना, मेड इन चाइना लिखा हुआ होगा। तो सवाल ये है कि अगर हमें बैकआउट करना है तो गिदड़ भपकी के तौर पे ले इसको हम। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि चाइना की गिदड़ भपकी है और चाइना को सही बात है, वो सही बोल रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी है कि अगर हमें बैकआउट करना है, तिलमिलाहट ये बता रही है कि फर्क तो पड़ रहा है चाइना को, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरीके से भारत एकदम तेजी से चीनी सामान की ओर अट्रैक्ट हो रहा था, एक तरीके से हम कह सकते हैं, उसको देखते हुए अगर बॉयकॉट शुरू हुआ तो फिर चीन के बाजार पे तो असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में एक बड़ा बाजार है, व्यापार है चीन का। थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन इसको अगर हमें अगर रोकना है तो सुनियोजित तरीके से रोकना पड़ेगा। आप WTO साइन करके बैठे हुए, आप कैसे, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आपने पूरे विश्व के लिए बाजार को खोल रखा है। तो आप, अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको रोकेंगे तो आप उसका क्या विकल्प दे रहे हैं जनता को?
मान लीजिए कि मेरी दीपावली, ये लोअर मिडिल क्लास का देश है, यहाँ पे अगर 50 रुपए की लड़ी में मैं दीपावली मना लेता हूँ, एक दीप जलाने में कितना खर्चा आता है। देखिए, देशभक्ति तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है व्यवहारिक नहीं है ये। चलिए, विकल्प होना चाहिए। पहले आप विकल्प दीजिए, बिल्कुल। और विकल्प ये सिर्फ नारेबाजी से विकल्प नहीं मिलेगा कि हम स्वदेशी राजनीतिकरण नहीं। अगर आप एग्जैक्टली हैं और देशभक्ति दिखा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो आप जेन्युइनली दिखाइए। आप इसका राजनीतिकरण मत कीजिए मुद्दे का, आप इसको देशभक्ति की भावना को जगाकर उसको एक्सप्लॉइट करने की, उसको कैश करने की कोशिश जबरदस्ती आप मत किसी कीजिए। पे ये चीज थोप नहीं सकते। ये हमारी अंदरूनी भावना है। क्या हम, अगर मैं भारत माता की जय नहीं बोलता तो क्या मैं देशभक्त नहीं हूँ? बिल्कुल। ये कोई पैमाना तो नहीं होना चाहिए, एक खास तौर से एक इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में। ये तो फिर आप वो बारबरी की स्टेज की बात कर रहे हैं जो इस्लाम में होता है कि साहब कि आप नहीं मानोगे मेरी बात तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। किसी भी चीज का ऑल्टरनेट होना बहुत जरूरी है। पहले सबसे बड़ी बात उसका विकल्प दीजिए लोगों को, और उसके बाद आप उसको कहिए तो जरूर क्यों नहीं। अगर हमें मान लीजिए 50 रुपए की, आज क्या, अगर हम 50 रुपए की लड़ी इंडिया में बनाई हुई मिलेगी तो हमें क्या चीन से कोई देशभक्ति थोड़ी है कि मैं चीन का सामान खरीदूंगा। चीन का तो हम इसलिए खरीदते हैं कि हमें एक सस्ता पड़ता है, हमारे बजट में है, हमारे पॉकेट में। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। तो पहले आप विकल्प लाइए बाजार में, लोगों को विकल्प दीजिए, और उसके बाद आप हमारी टीम ने जब ग्राउंड पे रिसर्च किया था इस पे थोड़ा टाइम पहले, लोगों से बात भी की थी, तो उन्होंने कहा 10-20 रुपए का अगर मार्जिन भी है तो ठीक है, लेकिन मेड इन इंडिया तो हो, ऑप्शन तो हो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। और आपने, अब हम इतनी दूर तक बढ़ाए हैं कि इसको रोकना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। ये तो कुछ दिनों की बात है, धीरे-धीरे ओवरटेक इंडिया कर लेगा इसको। आपने बात सही बोली कि मामले का राजनीतिकरण है। अभी चूंकि कुछ राज्यों में चुनाव है अगले साल, चुनाव के बाद ये देशभक्ति वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ये मीडिया ने जैसे ही लिखना और दिखाना बंद किया, खत्म, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और एक अच्छी प्रतिक्रिया दी, अपनी बातें सामने रखी, हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपने सरकारी आवास पर परिवहन विभाग और राज्य सड़क परिवहन निगम की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में मोबाइल ऐप बेस्ड ई चालान व्यवस्था के तहत मैनुअल पेपर बेस्ड चालान व्यवस्था को खत्म करते हुए मोबाइल ऐप के जरिए वाहनों के चालान की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। ये व्यवस्था लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा। इस मौके पर सीएम इटावा, बदायूं के दातागंज और फिरोजाबाद के सिरसागंज में बस स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही जनपद मुरादाबाद के कटघर बस स्टेशन, जनपद बिजनौर के चांदपुर बस स्टेशन, जनपद बदायूं में डिपो कार्यशाला और जनपद मऊ के बस स्टेशन और डिपो कार्यशाला का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री परिवहन विभाग की 12 पब्लिसिटी वैन, 06 इंटरसेप्ट सीएनजी, एलपीजी और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की प्रदूषण जांच के लिए 18 बोलेरो गाड़ियों और परिवहन निगम की 30 लोहिया ग्रामीण बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। वहीं धनतेरस के मौके पर सीएम अखिलेश सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एक थाली और ग्लास उपहार स्वरूप भेंट करेंगे। खुरम हमारे सहयोगी इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। खुरम, बताइए और क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई, इसके अलावा? देखिए प्रिया, सियासी बात हम करें तो समाजवादी परिवार में घमासान चल रहा है, कलह अपने चरम पर है, लेकिन उसी बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विकास के नाम पर अपनी बात आगे रख रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके 2 कार्यक्रम वो साफ बताते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की जनता से कनेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया है फेसबुक पर, जिस पर है काम बोलता है, उसी के तहत ये सब एनेक्सर हैं उसको जुड़ता जा रहा है। ये साफ करता है कि चाहे कुछ भी चल रहा हो पार्टी के भीतर, लेकिन अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री अपने काम पर फोकस्ड हैं और उन्हें इस बात से कतई फिक्र नहीं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है अपने एज अ मुख्यमंत्री। लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि अगर इस वक्त वो अपने मुख्यमंत्री के दायित्व से चूके तो फिर चुनाव भी चूक सकते हो, तब कोई दो राय नहीं बन सकती। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार बीइंग अ चीफ मिनिस्टर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो साफ बताता है कि वो शख्स कितना फोकस है अपने काम के लिए, और यही वजह है कि बार बार वो जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि मुझे ही क्यों दोबारा आपको चुनना चाहिए, ये वो मैसेज देना चाहते हैं। यही वजह है कि लगातार वो अपना काम कर रहे हैं। कल यश भारती उन्होंने बांटा था, भले उसमें मुलायम सिंह यादव ना आए हों, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने दिया। उन्होंने स्टेज से उनका नाम लिया और कहा कि इसकी शुरुआत उन्होंने की थी, यानी कि अपने पिता का मान सम्मान, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा, इन सबको देखते हुए अखिलेश यादव अपना काम कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से लगातार
विकास की बात कर रहे हैं, वही विकास चुनाव के वक्त उनके कितने काम आता है। प्रिया, बिल्कुल 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 खुरम बने रहे आप हमारे साथ। इधर सपा की बात हम कर रहे हैं तो सपा में मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को दम ठोक कर कहा कि चुनाव बाद सपा की ही सरकार होगी और छठा बजट मैं ही पेश करूंगा। बीजेपी पर वार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पास छोटा दिल है। मैं कहता हूं कि जिस तरह कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उसी तरह भाजपाई अगर सपा में आना चाहते हैं तो सपा में उनका स्वागत है। दयाशंकर का नाम लेकर उन्होंने कहा कि अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत करूंगा। अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष इटावा में कह रहे हैं कि यूपी में विकास नहीं हुआ। उन्हें ये पता नहीं कि जहां उनका चॉपर उतरा वो हमने बनवाया, जहां स्पीच दी उसे मैंने और नेताजी ने तैयार करवाया और वो मंच से कह रहे हैं कि यूपी में विकास नहीं हुआ। सुबह की अपनी मुख्य विपक्षी पार्टी को भी अखिलेश यादव ने नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि बीएसपी में सिर्फ हाथियों और मूर्तियों का काम होता है। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में देश प्रदेश में कड़े विरोध होने के चलते दयाशंकर को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। साथ ही वे जेल भी भेज दिए गए थे। हालांकि वो बाद में रिहा हो गए थे। हाल ही में उनकी पत्नी स्वाति सिंह को भाजपा से महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। खुरम हमारे सहयोगी बने हुए, एक बार फिर उनका रुख कर लेते हैं। खुरम कर अखिलेश यादव बेहद अलग ही मूड में नजर आए। एक तरफ तो सपा में मचे घमासान जिसका जिक्र आपने भी किया, किस तरीके से माहौल इतना खराब है, इसके बावजूद भी सीएम अखिलेश लगातार अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षियों को भी जम के लताड़ा सीएम अखिलेश यादव ने। साथ ही साथ ये भी कह डाला कि अगर फेरबदल के मूड में हो तो सपा के भी दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये पहली मर्तबा नहीं, उससे पहले भी कहा जा चुका है कि अगर हमने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया, यानी समाजवादी पार्टी का दरवाज़ा खोल दिया, तो बहुत से लोग इधर से उधर हो जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है पिछले कई दिनों से, जब ये आना जाना शुरू हुआ है, आयाराम गैराम शुरू हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब भी कोई विपक्ष का बड़ा नेता आक्रमण करता है, हमला करता है, तो उसका जवाब आता है। लेकिन जवाब किस अंदाज में आता है, खूबसूरती यही होती है। और यही खूबसूरती का अंदाज़े बयां की खूबसूरती का अंदाज़ जो था वो देखने को मिला अखिलेश यादव के ज़बा के ज़रिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे जब अमित शाह जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने कहा कि विकास बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश विकास नहीं हुआ, तब जिस तरीके से अमित शाह की एंट्री उत्तर प्रदेश में हुई, वहीं का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि विकास तो आप देखते हुए हैं, अगर आपने आंख बंद कर ली तो मैं कहूँ सफ़ेद एयरपोर्ट जहाँ आप उतरे वो हमने बनवाया, एक्सप्रेस हाईवे आंख मूंद कर चुके हैं, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। यानी कि उन्होंने इस बात का साफ मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास के कार्यों पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं, वो बाइज्ड हैं बुरी तरीके से। ये एस्टेब्लिश करने में तकरीबन कामयाब रहे हैं अखिलेश यादव। और ठीक है, आने का न्योता दिया, लेकिन खासकर दयाशंकर का भी नाम लिया, जिक्र किया है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कि अगर वो चाहते हैं बीजेपी छोड़ करके सपा में आना तो उनके लिए भी दरवाजे खुले। इस खबर को किस तरीके से ले? देखिए, समाजवादी पार्टी छात्र राजनीति को बहुत तरजीह देती है। हाँ। आप देखिए, पवन पांडे छात्र राजनीति से आए हैं, गोप छात्र राजनीति से आए हैं, अरविंद सिंह जो राज्यसभा सदस्य वो राजनीति से आए थे। तमाम ऐसे आपको मिलेंगे समाजवादी पार्टी में जो छात्र राजनीति से आए हैं, और साथ ही अन्य पार्टी की। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल दयाशंकर सिंह का नाम लिया, वो भी छात्र राजनीति से आए हैं। उनका साफ कहना था कि मैंने छात्र संघ के वक्त से जानता हूँ दयाशंकर सिंह को, यानी कि पुराना कनेक्शन करने की कोशिश की। उन्हें मालूम था जवाब क्या हो सकता है दयाशंकर सिंह का, लेकिन फिर भी एक तरह कटाक्ष था कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं मिल रही है तो आप हमारी जगह मिल सकती है। और दयाशंकर सिंह एज एक्सपेक्टेड उन्होंने यही कहा कि धन्यवाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए सही है। यानी कि उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई। ये बात एस्टेब्लिश की है, गौर करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से युवा आज के दौर में भारतीय समाजवादी पार्टी में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए, जो युवा होता है वो लॉयलिस्ट होता है, वो एक के साथ खड़ा रहता है तो फिर हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। ये मैसेज समाजवादी पार्टी ने देने की, माफ करिएगा, अखिलेश यादव ने देने की कोशिश करी है पार्टी के भीतर कि आप जिस युवा को आप कह रहे हैं कि आप लाठी डंडा नहीं खा सकते, वो युवा लॉयलिस्ट है, वो लॉयल है और वो हमेशा उसी के साथ खड़ा रहता है जिसको अपना नेता मान लेता है। तो एक तरीका आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो दयाशंकर सिंह है निष्कासित नेता, उनके जरिए उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है अपनी पार्टी के अंदर। अब देखना यह है कि उस मैसेज का कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि आज के दौर में अगर
अखिलेश यादव को अलग थलग देखा। अगर जनेश्वर मिस्टर्स में बैठने की बात की जाती है तो उनके साथ युवा हैं और युवा पे बेहद नाराज थे मुलायम सिंह यादव अभी कुछ दिनों पहले। तो ये उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे पार्टी में, विद इन द पार्टी, की जो छात्र राजनीति से आते हैं वो लॉयलिस्ट होते हैं और एक के साथ खड़े रहते हैं। तो उनका मैसेज सिर्फ और सिर्फ ये देने का था और वो काफी कामयाब भी रहे इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम, तमाम जानकारी देने के लिए, इन खबरों पर शुक्रिया आपका। इधर यूपी से ही जुड़ी एक और भी खबर है, उसकी भी आइए बात कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं। दूसरी ये बड़ी खबर है इलाहाबाद से है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाकर यहाँ के कोर्ट रूम में टिफिन बम रखने जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 55 से एक टिफिन में रखे गए कई सुतली बम बरामद किए गए हैं। दहशतगर्दों ने पटाखों और बारूदनुमा पाउडर को गिट्टियों के साथ इससे बांधकर उसे बम की शक्ल देते हुए इन सामानों को फाइबर के टिफिन में रख दिया था। हालांकि टिफिन में सुतली बम के साथ कोई डिवाइस या टाइमर भी नहीं था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बम को रात करीब 11:30 बजे पानी में डालकर उसके निष्क्रिय किया। टिफिन बम मिलने की खबर सामने आने के बाद हाईकोर्ट कैंपस में कई घंटे तक अफरा तफरी मची रही। वकीलों और माने वहां पर जो मौजूद लोग थे, जो गार्ड थे उनकी, तो वहां पर खचाखच भरे कोर्ट रूम में टिफिन बम रखे जाने की इस सनसनीखेज वारदात ने जिस तरीके से माहौल खड़ा किया था, उसके बाद से घर में रहने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुरक्षा पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए थे वकीलों को लेकर के। हालांकि बरामद हुए बम से जान माल का ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से इस बम को रखा गया था और कोर्ट रूम में रखा गया था और उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। हाईकोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई। एक सुरक्षा के लहजे से भी ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आशंका ये भी जताई गई कि किसी ने सिर्फ दहशत फैलाने के मकसद से भी इस तरीके की हरकत की होगी, कोर्ट रूम में ले जाकर के टिफिन बम को रख दिया होगा। मटीरियल था और ऐसा लगता है कि कोई प्रैंक है और कुछ लोगों को में भय पैदा करने के लिए, हतोत्साही करने के लिए इस तरह का कोई प्रयास किसी के द्वारा किया गया है। बहरहाल हमारी पूरी टीम बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने उसको अपने कब्जे में लेकर के उसको पूरा स्टडी कर लिया है। एफएसएल के लिए हम इसको आगे की जांच के लिए हम लोग भेज रहे हैं। आलोक हमारे सहयोगी इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। आलोक, इस खबर से जुड़े आपके पास क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए प्रिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक है और सुरक्षा में बड़ा सेंध है। जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट में 7 जजों की वृहद पीठ अदालतों की सुरक्षा के लिए लगातार सुनवाई कर रही है, लगातार प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जा रहे हैं कि अदालतों की सुरक्षा पुख्ता की जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। और आपको सबसे बड़ी चीज ये बताना चाहूंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो सुरक्षा है वो त्रिस्तरीय है। जो पहला सुरक्षा घेरा है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले है, अर्धसैनिक बलों के हवाले है, सीआरपीएफ की। आलोक, खबरें ये भी आ रही है कि टिफिन बम उतना ज्यादा घातक नहीं था, जानमाल का नुकसान नहीं था इससे बहुत ज्यादा। तो क्या ये माना जाए ये महज दहशत फैलाने के मकसद से इस काम को अंजाम दिया गया? प्रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जब त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, कमांडोज लगे हैं हर गेट पे, मेटल डिटेक्टर लगे हैं और कोर्ट नंबर 55 के भीतर एक टिफिन के अंदर ये 5 बम रखे गए थे। ये अलग बात है कि वो विस्फोटक, ये टाइमर नहीं लगा था उसमें या कोई डिवाइस नहीं लगा था, लेकिन वो देसी बम तो थे ही। 5 अगर देसी बम कोर्ट के भीतर पहुंच सकते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सुरक्षा में बड़ी लापरवाही हुई है। अगर ये बम टाइमर लगा होता तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना सामने आती। दोपहर के वक्त ये टिफिन रखा गया था और देर शाम जो है इसकी जानकारी पुलिस को मिली है। 7 बजे के करीब जाकर एसएसपी इलाहाबाद को ये सूचना हाईकोर्ट की तरफ से दी गई। रात 11:30 बजे बम डिस्पोजल यूनिट ने पानी में डाल के इन बमों को निष्क्रिय किया है। आलोक, क्या किसी तरीके की कोई जानकारी मिल पाई है कि टिफिन रखने वाले संदिग्ध कौन हो सकते हैं, किसने रखा होगा टिफिन? क्योंकि बार बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 210 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब इन सभी कैमरों की विजुअल को तलाशा जाएगा और साथ ही कोर्ट नंबर 55 में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी। इसके बाद ही ये सामने आएगा कि वो संदिग्ध व्यक्ति कौन है जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुरक्षा को धक्का बताते हुए वहां पर बिल्कुल सेंध लगाने की कोशिश की।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक तमाम जानकारी देने के लिए। आइए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की भी। उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से शुरू की जाने वाली सत्ता परिवर्तन यात्रा की तारीख में बीजेपी ने परिवर्तन कर दिया है। अब यात्रा 9 नवंबर की जगह 12 नवंबर को शुरू होगी। 13 नवंबर को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह सत्ता परिवर्तन रैली को देहरादून से गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के लिए रवाना करेंगे। गढ़वाल मंडल में यात्रा जहां 12 दिसंबर को खत्म होगी, वहीं कुमाऊं मंडल में यात्रा 7 दिसंबर को खत्म होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि यात्रा में 3 स्थानों पर अमित शाह मौजूद रहेंगे, वहीं 27 स्थानों पर केंद्रीय नेता या मंत्री रैली का प्रतिनिधित्व करेंगे। यात्रा 2154 किलोमीटर गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी। वहीं कुमाऊं मंडल में यात्रा 1627 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अजय भट्ट का कहना है कि यात्रा के जरिए प्रदेश सरकार की नाकामियों को पार्टी जनता के बीच रखेगी। वहीं सत्ता में आने पर बीजेपी का विकास का एजेंडा क्या होगा, इसे भी पार्टी यात्रा के जरिए जनता के बीच रखा जाएगा। मनीष हमारे सहयोगी इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे इस खबर को लेकर आपके पास क्या और ज्यादा जानकारी है, किन वजहों की वजह से इनको इस यात्रा में डिले हुआ है? 9 नवंबर से शुरू होने वाली बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा अब 9 नवंबर की बजाय 12 नवंबर से शुरू होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से ये यात्रा शुरू होनी है। खास बात यह है कि 13 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस यात्रा को गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के लिए रवाना करेंगे। 2 रथों के माध्यम से बीजेपी इस यात्रा को पूरे प्रदेश भर की 70 विधानसभाओं क्षेत्रों में यहां पर निकालने जा रही है। खास बात यह है कि 27 स्थानों पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं या केंद्रीय मंत्री हैं वो इस रैली में यहां पर शिरकत करेंगे और पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार पर हमलावर इस रैली के जरिए बीजेपी होगी और जो कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार है उसके क्या कुछ नाकामियां रही हैं उसके खिलाफ बीजेपी इस रैली के जरिए आम जनता को अवगत कराएगी। और खास बात यह है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि रैली के माध्यम से जहां प्रदेश सरकार की नाकामियों को वो जनता के बीच रखेंगे। बिल्कुल तो सरकार की नाकामियों को जनता के बीच गिनवाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पे। और आइए अब रुक कर लेते हैं झारखंड का, जहां से इस बीच हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं रफी समी, और आइए उनसे जानते हैं आज झारखंड में पूरे दिन कौन कौन सी वो खबरें हैं जो सुर्खियां बनकर उभरने वाली हैं। जी, झारखंड के अगर मुख्य समाचारों की हम बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है आज गिरिडीह के दौरे पे होंगे। गिरिडीह में जलीय सूर्य मंदिर का जो है वो शिलान्यास करेंगे, अवलोकन करेंगे वहां पे। इसके साथ ही गिरिडीह में वो सभा को भी संबोधित करेंगे, इस जहां पे वो कई ऑनलाइन योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ भेंट वार्ता और चर्चा भी मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है वो गिरिडीह में करेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें झारखंड में दूसरी बड़ी खबर की तो धनतेरस का जो पर्व है आज पूरे देश में मनाया जाने वाला है। इसके साथ ही झारखंड में भी और राजधानी रांची में भी इसकी तैयारियां जो है वो बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। दुकानों पर जो भीड़ है वो आपको देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि रांची जो है एक बहुत बड़ा बाजार है धनतेरस का। करोड़ों का जो कारोबार है वो धनतेरस के दिन जो दुकानदार है वो करते हैं। इसके साथ ही सुबह से ही दुकान खुलने के साथ से ही जो खरीदार है उसकी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकान की बात करें या सोने चांदी की दुकान हो या गाड़ी घोड़े की दुकान हो। जो खरीदार हैं धनतेरस के दिन माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है वो धनतेरस के दिन सामान खरीदने से आपके घर में आती है। और इसीलिए धनतेरस के पर्व पे जो लोग सुबह से ही अपने गृहस्थी के लिए, अपने घर में लक्ष्मी जी के प्रवेश के लिए जो है ये धनतेरस का जो पर्व है उसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते दिखते हैं। इसी के साथ अगर रांची में हम मौसम की बात करें तो रांची के कई हिस्सों में और कह ले तो झारखंड के कई हिस्सों में आज घनी धुंध जो है वो छाई रही। सुबह से ही मौसम जो था वो ठंड था, ठंडी हवाएं जो है वो चल रही थी। शीतलहर तो आप इसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सिहरन जो होती है वो ठंड की वो राजधानी रांची में महसूस होने लगी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवाली के आते आते तक
जो ठंड है वो पूरी तरह से रांची को या कह ले तो झारखंड को के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये कुछ खबरें थी जिससे आज पूरे दिन झारखंड में सुर्खियां बनी रहेंगी, सुर्खियां बनकर उभरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर मुंबई के बहुचर्चित शीना बोरा मर्डर केस के सिलसिले में गुरुवार को सीबीआई ने मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के बयान दर्ज किए। सीबीआई की टीम ने एक एक करके सभी अधिकारियों से पूछताछ की। सीबीआई की टीम ने शीना बोरा हत्याकांड की जांच को आगे बढ़ाते हुए मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया, जीसीपी देवेंद्र भारती, डीसीपी सत्यनारायण चौधरी और होमगार्ड के वर्तमान महानिदेशक के इस केस के सिलसिले में पूछताछ की और उनके बयानों को रिकॉर्ड भी किया। शीना की हत्या के वक्त राकेश मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। खास बात यह थी कि पीटर मुखर्जी के साथ चलने वाले वाहन चालक को राकेश मारिया ने ही उनके साथ काम पर लगवाया था। सीबीआई के सूत्रों ने पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए, जानने की बात से इनकार नहीं किया। हालांकि और इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मुंबई से स्वीटी जुड़ चुकी हैं। ये सीधा उनका रुख कर लेते हैं जो हमें इस खबर पे ज्यादा जानकारी देंगी। ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने इस पूरी तहकीकात में क्या कुछ अपना रुख रखा, इस पर अब जांच चल रही है और ये जो 3 स्टेटमेंट्स अब जो सीबीआई ने रिकॉर्ड किए वो काफी अहम होंगे इस केस के। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वीटी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी ने दिया और हालांकि जो बयान दर्ज किया है इससे भी इनकार नहीं किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के एक और स्टेप इसमें आगे बढ़ा है, ये हम कह सकते हैं। और आइए अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी इस बीच किरण जुड़ चुकी हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं जो बिहार की खबरों पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं। प्रिया, आज की बिहार की बड़ी खबरों पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी है, उन्होंने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो अब तक कांग्रेस कहती रही है मोदी सरकार के बारे में कि जो काम हमने शुरू किया था उसको आप पूरा करके और नया नाम दे करके आप अपनी झोली में डाल रहे हैं, कुछ इसी तरह का आरोप सुशील मोदी ने भी लगाया। उन्होंने कहा है कि हमने मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की शुरुआत की थी, उसे बंद करके नया नाम दे दिया गया है। इसके साथ और कई ऐसे जो कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत, जिसका शिलान्यास हमने किया था, लेकिन उसे पूरा करने के बाद और इसके साथ ही उसको नया नाम दे करके आप अपनी झोली में डाल रहे हैं, यानी कि जनता को पूरी तरह से झांसा दे रहे हैं, क्योंकि आपके तरफ से कोई भी विकास का काम यहाँ पर शुरू नहीं किया गया है। इसके साथ ही विनय बिहारी पूर्व मंत्री बिहार में रह चुके हैं और इसके साथ वर्तमान में वो विधायक हैं लौरिया के, और उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री को कुर्ता भेज करके और नीतीश कुमार को पैजामा भेज करके एक अनोखे तरीके का प्रदर्शन किया है प्रिया। और ये प्रदर्शन किया है पश्चिमी चंपारण जिले के लखवा पुल में एक सड़क परिवहन को लेकर के कि सड़क नहीं बनाई जा रही है, इसकी मांग लगातार की जा रही थी उनके तरफ से। और सीधे तौर पर उन्होंने यही बात कही थी कि मैंने कई सारे पत्र लिख डाले हैं, मुलाकात करने की भी हमने सोची है, लेकिन बात नहीं बन पाई है, जिसके बाद से ये प्रदर्शन मेरी तरफ से किया जा रहा है। देखना होगा कि शायद इस प्रदर्शन के बाद अब सड़क की मांग जो लगातार कई वर्षों से की जा रही है, अब शायद यहाँ पर प्रिया पूरी हो जाए। ये 2 बड़ी खबरें थी आज की बिहार। किरण, दिवाली को देखते हुए किस तरीके की रौनक बिहार में देखी जा रही है? बिहार के बाजारों में कैसा असर इसका दिख रहा है? बिल्कुल प्रिया, अगर दिवाली की बात करें तो दिवाली से ज्यादा यहाँ पर छठ का बहुत ज्यादा महत्व होता है। वैसे दोनों ही एक के बाद एक आते हैं यहाँ पर, तो दिवाली की रौनक बाजारों में है ही, क्योंकि इसे एक असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर मनाया जाता है। बाजारों में रौनक है, लोग लड़ियां खरीद रहे हैं, दिवाली के लिए दिए खरीदे जा रहे हैं और गिफ्ट के तौर पर एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए भी तमाम बाजारों में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। वहीं छठ के लिए भी अगर प्रिया देखा जाए तो मनोज तिवारी ने पाकिस्तान को ललकारते हुए एक गाना भी यहाँ पर बनाया है और ये गाना अब धीरे धीरे जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर वायरल हो रहा है। तो इस तरह से पाकिस्तान को भी ललकारने की कोशिश छठी मैया से ये प्रार्थना की जा रही है कि छठी मैया आप पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ खबरें थी जो आज पूरे दिन बिहार में सुर्खियां बटोरने वाली हैं। इधर वन विभाग में मैंग्रोव सेल में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद पर कार्यरत मकरंद घोड़के को यहां पर तबादला कर दिया गया है। घोड़के को ठाणे जिले का चीफ कंजर्वेटर अफसर बना दिया गया है। सूत्रों से पता चला है कि राज्य सरकार ने यहां पर मैंग्रोव सेल में असिस्टेंट्स
ऑफिसर्स को किस तरीके से तबादला कर दिया है और इस पद के लिए रैंक को यहाँ पर जिस तरीके से इनको तबादला किया गया है इसमें तब्दीली भी की गई है किस तरीके से, यानी अब इस पद पर बैठा अफसर मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर के ये इस तरीके से तबादला भी किया गया और इस पूरे प्रक्रिया को किस तरीके से बदला गया है। ज्यादा जानकारी के लिए स्वीटी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, ये सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जी बिल्कुल, कपिल शर्मा मामले में एक और ट्विस्ट आया है क्योंकि कपिल शर्मा के पूरे मामले में जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे गोडसे उनका तबादला कर दिया गया है। तो इस तबादले के बाद काफ़ी सारे शक की सुई अभी धीरे धीरे इस पूरे मामले पर गिरती हुई नजर आ रही है क्योंकि कपिल शर्मा के इस पूरे मामले में फॉरेस्ट ऑफिसर जो थे गोडसे उन्होंने FIR की मांग की थी क्योंकि उनके अवैध निर्माण के बाद जो है मैनग्रोव्स को नष्ट किया गया था। तो ऐसे में क्या कुछ गोडसे ने इस पूरे मामले में जो अपनी आवाज़ उठाई थी उसे अभी दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुंबई से सटे थाने जिले में उनकी ट्रांसफर कर दी गई है। तो काफी सारे सवाल अब उठते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कपिल शर्मा ने 5 लाख घूस मांगा जा रहा है, इस बारे में ट्वीट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जिसके बाद मुंबई के सभी राजनीतिक दलों ने पलटवार किया और कपिल शर्मा पर ही सवाल उठाए कि वो उस अधिकारी का नाम बता। हालांकि अब तक कपिल शर्मा ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। साथ ही में मनपा की बात करें तो उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि कपिल शर्मा का जो बंगला है वो अवैध है और उन्होंने उस बारे में उनको नोटिस भी दी थी। हालांकि कपिल शर्मा के इस पूरे मामले में अब जो है फॉरेस्ट ऑफिसर का तबादला कर देने के बाद अब काफी सारे सवाल इस मामले में उठते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वीटी तमाम जानकारी देने के लिए। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं सुपरफास्ट खबरों पे भी। समाजवादी परिवार में मची आपसी कलह का असर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दिखने लगा है। पार्टी के बीच मची अंदरूनी कलह से नाराज होकर छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य रामानंद यादव ने पार्टी से किनारा कर लिया है। रामानंद ने मुलायम सिंह यादव को अपना इस्तीफा भेजकर नई पार्टी भी बना ली है और रामानंद की इस पार्टी का नाम समाजवादी स्वाभिमान मंच है और पार्टी का चुनाव निशान मोटरसाइकिल है। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के बाद एक और यादव परिवार चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। ये परिवार है अभिनेता राजपाल यादव का। राजपाल यादव के बड़े भाई श्रीपाल यादव और राजेश यादव ने सर्व संभाव पार्टी बनाई है, जिसके स्टार प्रचारक खुद राजपाल यादव हैं। गुरुवार को अपने बड़े भाई श्रीपाल यादव और राजेश यादव के साथ लखनऊ पहुंचे राजपाल ने खुद इसका ऐलान किया। भारत में आज चक्रवाती तूफान अपने चरम पर पहुंचेगा। इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। बंगाल की खाड़ी में बना वेदर सिस्टम ताकतवर होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है, लेकिन ये अपनी जगह पर और ज्यादा ताकतवर होता चला जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में ये वेदर सिस्टम एक चक्रवाती तूफान का विकराल रूप धारण कर लेगा। मौसम विभाग के एडीजी एम महापात्र के मुताबिक इस बार जिस तरीके से साइक्लोन बनाने जा रहा है वो एक दुर्लभ किस्म की घटना है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग आज भारत आ रहे हैं। भारतीयों से जुड़ने के इरादे से वो यहां पर IIT दिल्ली में होने वाले टाउन हॉल मीट में शामिल होंगे। इस बार सवाल जवाब सेशन में वो सोशल मीडिया के बारे में बताएंगे। और एपीएन लगातार चौथे हफ्ते जनता की कसौटी पर खरा उतरा है। लगातार चौथे हफ्ते भी एपीएन जनता का पसंदीदा चैनल बना हुआ है। खबरों के अपने पेश करने के आकर्षक तरीके और यहां पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के चलते एपीएन न्यूज चैनल लगातार अव्वल बना हुआ है और टीआरपी की दौड़ में भी सभी चैनलों को पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल चुका है एपीएन। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरें लगातार एपीएन पे जारी हैं।